हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों की कड़ी में अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं, अब उठूंगी राख से। ये जो कहानी है ये आधुनिक काल की कथाकार जया जाधवानी के द्वारा लिखी गई है। जया जाधवानी जो है वो आधुनिक काल की कथाकारों में अग्रणी स्थान रखती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कहानी से पहले जया जाधवानी के बारे में। जया जाधवानी का जन्म 1 मई 1959 को स्थान कोतमा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। मुख्यतः इनकी जो रचनाओं की भाषा है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अपनी कथाओं में, अपनी कविताओं में इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी का प्रयोग भी किया है। इनकी जो विधाएं हैं वो उपन्यास, कविता तथा कहानी है। इन तीन विधाओं पर मुख्यतः इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जया जाधवानी एक गद्यकार भी हैं और एक पद्यकार भी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। जया जाधवानी की जो काव्य संकलन है वो हैं मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये है इनके काव्य संकलन। और इनके जो कहानी संकलन हैं वो हैं मुझे ही होना है बार बार, अंदर के शानिया में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। ये इनके कुछ कहानी संकलन के नाम हैं। इनके उपन्यासों में तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है तथा मीठो पानी खारो पानी का मुख्यतः संकलित किया जा सकता है। इनकी 15 से ज़्यादा कृतियाँ जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ प्रकाशाधीन भी हैं। तत्वमसी जो इनका उपन्यास है ये इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार बना है। इस उपन्यास के द्वारा जया जाधवानी ने अपने कार्यक्षेत्र में अलग पहचान कायम की है। तत्पश्चात इनका जो उपन्यास है मीठो पानी खारो पानी, इसके लिए इन्हें अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। इन्होंने अनेक पुरस्कार, अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें से जो मुख्य सम्मान हैं वो हैं छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान, कुसुमांजलि अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये जया जाधवानी जी को मीठो पानी खारो पानी उपन्यास पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो इन्हें सम्मान मिला वो है मुक्ति बोध सम्मान तथा कथा काम सम्मान। ये सम्मान मुख्यतः जया जाधवानी जी को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बात हो गई जया जाधवानी जी के जन्म के बारे में, उनकी विधाओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त हुए सम्मान के बारे में। ये जो जया जाधवानी जी हैं उनकी कहानियों की जो रचना है वो अत्यंत ही चुस्त हमें दिखाई देती है। चूँकि जया जाधवानी आधुनिक समय की कथाकार हैं तो इनकी जो कहानियाँ हैं वो आधुनिक जीवन की संवेदना को लिए हुए हैं। इनमें जो आधुनिक समय काल में जो परिस्थितियां हैं, जो रिश्ते हैं, उन सबको मुख्य स्थान इनकी कहानियों में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं हमारी आज की कहानी के बारे में, जो कि है अब उठूंगी राख से। अब उठूंगी राख से बात करते हैं इसके शीर्षक के बारे में। क्या है ये शीर्षक? क्या ये कहानी के साथ न्याय कर पा रहा है? बिल्कुल। कोई भी कहानी जो होती है उसका जो शीर्षक होता है वो अत्यंत ही संक्षिप्त होना चाहिए, सहज सरल होना चाहिए तथा कहानी की जो मुख्य अवधारणा है वो उस शीर्षक के द्वारा प्रकट हो जानी चाहिए। तो ये जो कहानी है ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कि जिंदगी भर अपने पति को निभाती रही, उसका साथ देती रही, जिम्मेदारियों को पूरा करती रही, लेकिन उसने जो जीवन व्यतीत किया वो क्या था? वो केवल पति पत्नी के रिश्ते को निभाना था। जो प्रेम वो अपने पति से चाहती थी वो उसे कभी नहीं मिला। अभी तो उसकी ज़रूरतें अवश्य ही पूरी होती रही, लेकिन
जो प्रेम, जो सानिध्य, जो रिश्तों की स्निग्धता वो चाहती थी, वो उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो पाई। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने सामाजिक रूप से सब तरह के रीति रिवाजों का निर्वहन अवश्य किया, लेकिन उसके बाद उसकी जो चिता जलने के बाद उसने यह निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन को नए सिरे से अपने हिसाब से शुरू करेगी। इसी कारण जो कहानी है, जो ये शीर्षक है, इस कहानी का उचित शीर्षक हमें प्रतीत होता है, क्योंकि जो नायिका है वो पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता की अग्नि, चिता की जो राख है, उसके बाद खुद का जीवन नए सिरे से शुरू करने का जो महसूस है वो करती है। जो नए जीवन जो उसको शुरू करना चाहती है उसका वो प्रण लेती है, और कहानी यहीं इसी बिंदु पर हमें छोड़ देती है। तो इस कारण यह कहानी का शीर्षक अब उठूंगी राग से बिल्कुल ही उचित तथा सफल शीर्षक कहा जा सकता है। तो ये तो हो गई बात कहानी के शीर्षक के औचित्य की कि यह शीर्षक कितना सार्थक है अथवा कितना नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कहानी की मूल संवेदना के बारे में। ये जो कहानी है वो आधुनिक बोध की एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना यही है कि आज के समय में सारे रिश्ते क्या रह गए हैं, औपचारिकता रह गए हैं। रिश्तों में जो आपसी प्यार, स्नेह, वो सब ही समाप्त हो चुका है। रिश्ते चाहे कितने ही नज़दीकी क्यों ना हो, जो समाज है उन रिश्तों का उपयोग केवल अपनी ज़रूरतों के लिए ही कर रहा है। जिस समय जिस व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत होती है उस समय वह उन रिश्तों का प्रयोग कर लेता है, लेकिन उस रिश्ते में कहीं भी प्यार की जो दिखावा भी दिखाई नहीं देता है। इस कहानी के अंतर्गत पति के देहावसान पर शोक मनाने वाली नायिका ये महसूस करती है कि जिस व्यक्ति के साथ उसने पूरा जीवन बिता दिया वो क्या था, वो केवल एक पति पत्नी के रिश्ते को सामाजिक रूप से निभाना था। उसे अपने पति से कभी भी प्यार नहीं मिला। वह उसकी सारी ज़रूरतों को ज़िंदगी भर पूरी करती रही, उसे प्रसन्न करती रही। इस बीच वो 4 बच्चों की माँ भी बनी। इवन अस्पताल में भी वो अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन फिर भी आपसी जुड़ाव की इसमें बहुत ही कमी थी। तो कहानी हमें ये बताती है कि हम सामाजिक रूप से रिश्तों को निभा अवश्य रहे हैं, लेकिन मन से उन रिश्तों से जुड़ाव जो है आज की परिस्थितियों में, आधुनिक काल में समाप्त हो चुका है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पति हो या पत्नी, ज़रूरतों के अलावा भी उसे अपनी ज़िंदगी में वो प्यार, वो स्नेह, वो चाहत, ये सब कुछ चाहिए ही होता है। कहानी की नायिका ये सोचती है कि पिछले कितने ही सालों से मेरे भीतर क्या चल रहा था, एक शोर, हाँ का और ना का, पकड़ने का और छोड़ने का, फर्ज का और अपनी निजी ज़रूरत का, नफ़रत का, विरक्ति का, भाग निकलने की झटपटाहट का। तो ये शोर क्यों था, क्यों सोचना पड़ा नायिका को ऐसा? इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि वो उस रिश्ते में केवल बंधा हुआ महसूस कर रही थी। उस रिश्ते में उसका अपना अस्तित्व, उसका अपना आत्मसम्मान कहीं खो चुका था। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि रिश्तों में आपसी समझ, आपसी अपनापन, अपनत्व, स्नेह, यह सब होना अति आवश्यक है। लेकिन कहानी के अंत में जाकर नायिका ये सोचती है कि शादी कोई बुरा सौदा नहीं है। दुनिया की समस्त बेवकूफ़ औरतों को शादी जरूर करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की। अब ये नायिका ने क्यों सोचा? इसलिए सोचा क्योंकि उसका पति उसे जीते जी अपने मन की करने नहीं दे रहा था। लेकिन मृत्यु के पश्चात उसके पति की जितनी भी धन संपत्ति थी उस पर केवल नायिका का और उसके बच्चों का हक था, जिसे वो अपने मन के मुताबिक खर्च कर सकती थी। इसी कारण उसे लगता है कि शादी कोई बुरा सौदा नहीं है। भले ही इसमें अपनत्व ना था, स्नेह ना था, चाहत नहीं थी, प्रेम नहीं था, सिर्फ ज़रूरतें थी, लेकिन इसके बाद भी जब पति चला गया है तो उसके बाद भी ये जो शादी है ये उसे कुछ ना कुछ देकर ही गई है। ये सब करने के बाद जो नायिका है वो अत्यंत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यहाँ कहानी जो है अपने अंत को प्राप्त करती है, लेकिन कहानी पाठक को उस बिंदु पर छोड़ती है जहाँ उसे
हल्का सा धक्का लगता है, लेकिन यह भी महसूस होता है कि यही तो है जीवन की वास्तविकता। मतलब आधुनिक जीवन की जो वास्तविकता है वो यही हो गई है कि जो रिश्ते हैं वो औपचारिकता ही रह गए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में रिश्तों को निभा रहा है और रिश्तों को ढोने की कोशिश कर रहा है। अंत में जब उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने का मौका मिलता है तो वो उन रिश्तों को खोने के बावजूद भी अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करता है। तो ये है अब उठूंगी राख से कहानी की मूल संवेदना। हम चलते हैं कहानी की समीक्षा की तरफ। कहानी की समीक्षा में जो सबसे पहला तत्व है वो है कहानी का शीर्षक। शीर्षक के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे तत्व के बारे में जो है कहानी की कथा वस्तु, जिसका अब हम थोड़ा बहुत मूल संवेदना में जान चुके हैं। लेकिन कहानी का शीर्षक यह है। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के एक कमरे में, जहाँ पर जो नायिका है उसके पति ने अंतिम सांसें ले ली हैं। लेकिन उस पति की अंतिम सांसों को लेने के बाद भी उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ यह सब नायिका के मन में घूमने लगता है। उसकी शादी को 35 साल हो चुके हैं, लेकिन कहानी की नायिका अभी भी उन 35 सालों के जीवन में सोच रही है। वो सोचती है कि ये 35 साल का जीवन उसके लिए आजीवन कारावास जैसा था, बल्कि उससे भी थोड़ा लंबा। उसका जीवन निरुद्देश्य था, क्योंकि इस जीवन में उसे कभी भी अपने पति से कोई भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था। उसने अपने पति के साथ ये जो जीवन व्यतीत किया वो था केवल पत्नी और पति के रिश्ते को निभाना, क्योंकि उसने अपने पति की सारी इच्छाओं को पूरा किया। उसके पति ने उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा किया, वह भी अपने पति की सारी ज़रूरतों को पूरा करती रही, चाहे वो धन संपत्ति के रूप में उसकी ज़रूरतें पूरी करती रही अथवा शारीरिक रूप से उसकी ज़रूरतें पूरी करती रही। लेकिन इस बीच उसे अपने पति के द्वारा कोई भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में कभी रागात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। इन सब के बीच में वह 4 बच्चों की माँ बनी। अस्पताल में भर्ती अपने पति की सेवा भी करती रही, लेकिन ये सेवा पति के पास केवल उपस्थिति भर की थी। असल काम तो उसके पति का पैसा था। मरने के बाद भी वो और उसके बच्चे सारी रस्मों को पूरी तल्लीनता के साथ पूरा करते हैं। जब वह अपने पति को लेकर एम्बुलेंस के द्वारा घर पर जा रही हैं, तब बड़े बेटे को ये अफसोस होता है कि अस्पताल में बेवजह ही 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। मौत तो घर पर भी आ सकती थी, लेकिन छोटा बेटा उसे इन सारी बातों को करने से मना करता है। एम्बुलेंस में बैठे बैठे ही वो सभी नाते रिश्तेदारों को फ़ोन कर देते हैं, दाह संस्कार का समय भी तय कर लेते हैं और नायिका यह सोचती रहती है कि कैसी ज़िंदगी है इस समय, जब इंसान ऐसे समय में जब अकेलापन चाहता है तो लोगों की भीड़ घर पर उसका इंतज़ार कर रही होगी। यह सब सोचते सोचते वह अपने घर पर पहुंच जाते हैं। मरने के बाद के जितने भी संस्कार हैं उन सब को पूरी निष्ठा से पूरा किया जाता है और इन सब का बहुत अच्छा चित्रण कहानीकार ने अपनी कहानी में किया है। जितनी तल्लीनता से जो माँ है, जो नायिका है, वो उन सब रस्मों को पूरा करती है, उतनी ही तल्लीनता से उसके बच्चे भी, जिनमें 2 पुत्र हैं 2 पुत्रियाँ हैं, वो भी पूरी तल्लीनता के साथ उन सारी रस्मों को पूरा करते हैं। सब लोगों को लगता है कि जो नायिका है वो शोक संतप्त है, किंतु वास्तविकता वह समय जानती है कि उसके जिस पति के साथ उसने जीवन व्यतीत किया उसके साथ उसका रागात्मक संबंध कभी नहीं रहा। जैसे उसने पति को मृत्यु पर शोक निर्वाह किया, उसी तरह वो पूरे जीवन भर इन चीज़ों का निर्वाह ही तो करती रही हैं। वो अपनी जीवन को शांतिपूर्वक इसीलिए तो व्यतीत कर सकी कि उसके पति के पास पर्याप्त साधन संपन्नता थी। पति के मरने पर जो कुछ भी बचा है, धन संपत्ति, जो भी चीज़ें हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितने भी गहने लगते हैं, अब वो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए पर्याप्त है। अब वो इन सब से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। इसीलिए उसे लगता है कि शादी कोई बुरा सौदा
नहीं है। दुनिया की समस्त बेवकूफ़ औरतों को शादी जरूर करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यहाँ पर जो कहानी के पाठक को यह एहसास होता है कि जीवन की वास्तविकता तो यही है कि जो लोग हैं, जो पति पत्नी हैं या आपसी जितने भी रिश्ते हैं, उनमें बची है तो केवल औपचारिकता। कहीं पर भी आपसी स्नेह हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये है हमारी कहानी अब उठूंगी राख से की कथा वस्तु। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कहानी के पात्रों के बारे में तथा उनका चरित्र चित्रण। अब जो कहानी होती है उनमें पात्र क्यों होते हैं? कहानी में पात्रों का महत्व होता है उनके मनोभावों को व्यक्त करने के लिए। जो कहानी की कथा वस्तु हमारे सामने तभी स्पष्ट होती है, घटनाएं तभी आती हैं जब पात्रों के मनोभावों के द्वारा उन सब चीज़ों को हमारे सामने दर्शाया जाता है। तो कहानी में वो पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो कौन है? वो है कहानी की नायिका, जिसके नाम के बारे में हमें नहीं बताया गया है। कहानी में उसका पति है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, लेकिन वो सब सहायक पात्रों के रूप में हमें दिखाए गए हैं। उनका कहीं भी चरित्र चित्रण नहीं किया गया है। जो कहानी के पात्र हैं वो जितने ज़्यादा सजीव, स्वाभाविक और वास्तविक जीवन के सुख दुख झेलने वाले होते हैं, पाठक उतने अधिक उन पात्रों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और कहानी में सीमित जो पात्रों की संख्या होती है वो कहानी को प्रभावी बनाती है। तो ये सभी जो गुण हैं वो आज की हमारी कहानी अब उठूंगी राख से में हमें दिखाई देते हैं। इस कहानी की जो नायिका है वो कैसी है? वो है जिंदगी भर रिश्तों को ढोने वाली, वो बिना अस्तित्व के जीने वाली, जिसने कि अपने आत्मसम्मान को वो बिल्कुल धरती पर ही बिछा दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि वो जीवन भर अपने पति की ज़रूरतों को पूरा करने में ही लगी रही, जहाँ पर उसका अस्तित्व जो है बिल्कुल समाप्त हो गया था। पति की धन संपदा के कारण उसे कभी जिंदगी में चीज़ों की कमी तो महसूस नहीं हुई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या था? प्रेम का अभाव। तो कैसी है ये नायिका? जो ज़रूरतों को पूरा करने में लगी रही है, जिसका अपना कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है, जो अपने आत्मसम्मान को खो चुकी है और पूरा जीवन वो प्रेम की खोज में रही है, लेकिन उसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रागात्मक संबंधों का उसके जीवन में हमेशा ही अभाव रहा है। कभी भी उसे वो प्यार अपने संबंधों में प्राप्त नहीं हुआ है। बेटा भी जब उसके गले लगा, बेटियां जब उसके गले लगी उसके पिता के मरने के बाद, तो उनके द्वारा भी वो जुड़ाव वो महसूस नहीं कर पाई है। वो केवल सामाजिक रूप से रिश्तों का निर्वाह करती चली जा रही है। अंत में हमें उसकी जिजीविषा दिखाई देती है नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की। इसी कारण पति के धन संपत्ति इत्यादि को देखकर वो हंसती है, मुस्कुराती है। इवन उसके पति की आज ही मृत्यु हुई है, फिर भी उसे ये लगता है कि अब उसने इन सारी जो बेवजह के रिश्ते वो ढो रही थी, इनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब वो पुनः इस राख के जो ठंडा होने के बाद फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम दे सकती है। और यहाँ पर होता है कहानी का समापन। तो ये है कहानी की नायिका का चरित्र चित्रण। कुछ चित्रण दिखाया गया है बड़े और छोटे बेटे के बारे में, जो कि अपनी माँ के गले लगते हैं, रिश्ते की औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। उनके जो पिता से जुड़ाव है वो नहीं दिखाया गया है। वो अपने पिता से वो बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे। इवन बड़ा बेटा तो पैसों का लेखा जोखा करता है, वो ये नहीं देखता कि अपने पिता को बचाने के लिए कोई प्रयास किए अथवा नहीं, उसे पैसों के लग जाने का अफसोस होता है। दूसरा, वो सामाजिक रस्मों के निर्वहन में आगे दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके माँ अपने पति से जुड़ाव ना होने पर भी जो रिश्तों को निभा रही है, सामाजिक रूप से उन रस्मों को पूरा कर रही है, उसी प्रकार उनके बच्चे भी रिश्तों के निर्वहन में आगे हमें दिखाई देते हैं। वो समाज में अपनी एक जो इमेज है वो बनाए रखना चाहते हैं। तो ये है उनके बच्चों का चरित्र चित्रण। उनकी पुत्रियों का कोई भी चरित्र चित्रण कहानी में दिखाया नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं संवाद के बारे में। कहानी में जो हमें बहुत ज़्यादा संवाद हमें दिखाई नहीं देते हैं, कहानी वर्णनात्मक रूप से ही आगे बढ़ती चली गई है। कहानी में
कुछ कुछ संवाद मिलते हैं, जैसे कि जब नर्स सामान समेटने लगी तो नायिका ने कहा, मत उठाओ, नहीं चाहिए। इन खाली इतनी सी बात से ही क्या विरक्ति उसके मन में उत्पन्न हो गई है, वो ये संवाद स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से जब एक इंसान चला जाता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों से भी इंसान के मन में विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर उस रिश्ते में प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, तो रिश्तों में विरक्ति, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए सामान से भी विरक्ति इंसान को हो जाती है। तो ऐसे कई छोटे छोटे संवाद हैं जो कहानी में हमें दिखाई देते हैं, और उन संवादों के द्वारा जो कहानीकार हैं वो बड़े अच्छे से मनोभावों को, जो पात्र हैं उनके मनोभावों को व्यक्त करने में सफल हुई हैं। वो क्या कह रही है, अब सब ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है कहानी की नायिका का संवाद, जो कि अपने बच्चों को सामान समेटते हुए देख रही है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद, पिछले 35 सालों के जीवन को देखने के बाद उसका मन पति से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ से उठ गया था, तो वो इन सब चीज़ों से विरक्त हो गई थी। तो इन सब संवादों के द्वारा हमें दिखाई देता है पाठक के मन में उत्पन्न मनोभाव। नेक्स्ट है, जब वो रास्ते में दो भाई बातें कर रहे हैं, पैसे खर्च होने की बात कर रहे हैं, कि बड़ा बेटा बोलता है, ये डॉक्टर कितने बेईमान हैं, 20 दिन का बिल पता है कितना बनाया है, 5 लाख रुपए। और जो छोटा है वो बोलता है कि छोड़ो ना भैया, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, घर में क्या मरने के लिए छोड़ देते। और बड़ा बेटा कहता है, मर तो फिर भी गए। तो किस प्रकार से आजकल के जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता से आंतरिक जुड़ाव नहीं रखते हैं। प्रत्येक के मन में रिश्तों के प्रति मोह नहीं है, लेकिन माया के प्रति, पैसों के प्रति, संपत्ति के प्रति मोह है। तो ये सब जो बातें हैं वो हमें इन संवादों के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी के जो संवाद हैं वो सजीव हैं, वो कहानी को सजीवता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मकता की जो एक रस्ता को तोड़कर कहानी को प्रभावशाली बनाने में भी कामयाब हुए हैं। इन्हीं संवादों के द्वारा ही कथानक गति को प्राप्त कर रहा है, और इन्हीं संवादों के द्वारा ही हमें पात्रों का जो चरित्र है वो हमें समझ में आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देश, काल और वातावरण की। कहानी का देश, काल या वातावरण घूमता है एक मृत इंसान के आसपास। किस प्रकार से मृत इंसान को सारे रस्मों रिवाजों से उसको चिता तक ले जाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, घर पर क्या क्या अंतिम जो रीति रिवाज हैं वो किस तरह से निभाए जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों का बड़ा अच्छा और सटीक चित्रण जो है इस कहानी में हमें दिखाई देता है। वातावरण का अर्थ ही है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। और इस ऐसे चित्रण में जो जया जादवानी हैं एक सफल कहानीकार कही जा सकती हैं। इन्होंने पूरी कहानी में सामाजिक परिवेश को बड़े अच्छे से उभारा है, और पात्र और परिवेश आपस में जुड़े हुए हमें प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कहानी की भाषा की। कहानी की जो भाषा है स्पष्ट रूप से हिंदी हमें दिखाई देती है। कहीं कहीं पर उर्दू के शब्दों का, नसीहतें, ब्यौरा, सुझाव, ऐसे जो शब्द हैं वो हमें उर्दू भाषा का जो टच है वो भी हमें प्रतीत करवाते हैं। कुछ कुछ छोटे छोटे इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में किया गया है, जैसे कि डॉक्टर, अपोलो हॉस्पिटल, फिल्म, रिवाइंड। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जिनका कहानी में प्रयोग किया गया है। लेकिन कहानी की जो भाषा है वो इतना संप्रेषण उसका प्रभावशाली है कि वो पाठक के मन में अपना एक स्थान बनाने में कामयाब हो पाई है। तो कहानीकार की सफलता भी तो इसी में है कि भाषा ऐसी हो कि पाठक पर उसका पूरा प्रभाव पड़े। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। तो ऐसे सभी गुण जो एक भाषा में होने चाहिए वो हमें अपनी कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली भाषा का प्रयोग कहानी में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कहानी की शैली की। जहाँ तक शैली का संबंध है उसमें सजीवता होनी चाहिए,
रोचकता होनी चाहिए, प्रभावात्मकता होनी चाहिए और कहानीकार जो है अलग अलग शैलियों का प्रयोग अपनी कहानी में कर सकता है। हमारी जो ये कहानी है अधिकतर वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। दूसरी हमें जो शैली इस कहानी में दिखाई देती है वो है भावात्मक शैली। भावात्मक शैली जो है इस कहानी में हमें दिखाई देती है। एक नायिका के मनोभाव किस तरह से अभिव्यक्त हो रहे हैं, पाठकों के मन को किस तरह से वो कचोट रहे हैं, पाठकों के मन को उन मनोभावों के द्वारा किस प्रकार जोड़ा जा रहा है। कहानी पाठकों के मन को विचलित करने में पूरी तरह से कामयाब हुई है। इसमें संवादात्मक शैली का जो बहुत ही कम प्रयोग हमें दिखाई देता है, अपितु मनोविश्लेषणात्मक शैली हमें इसमें दिखाई देती है। तो शैलियों के प्रयोग में भी यह कहानी एक अत्यंत सफल कहानी कही जा सकती है। नेक्स्ट और अंतिम जो तत्व है वो है कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य होता है पाठकों का मनोरंजन करना, लेकिन आधुनिक काल की कहानी केवल पाठकों का मनोरंजन नहीं करती, अपितु वो समाज का दृष्टिकोण भी पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। किसी भी कहानी का उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं होता है, बल्कि मानव जीवन के किसी न किसी सत्य को समाज के सामने लाना भी एक कहानी का उद्देश्य होता है। ये जो कहानीकार हैं हमारी, वो आधुनिक समय की कहानीकार हैं और आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों को बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उसके संवेगों को जगाता है। आज की कहानी जो है वो है जिंदगी की विकट परिस्थितियों का चित्रण करना, उसके प्रति पाठक को जागरूक करना, और ये जो हमारी कहानी है वो इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल कही जा सकती है। इस कहानी का उद्देश्य है यह दिखाना कि आज के रिश्तों में कितनी अधिक औपचारिकता का समावेश हो चुका है और उन रिश्तों में कहीं पर भी स्नेह चाहत यह दिखाई नहीं देती है, अपितु कहानीकार स्पष्ट रूप से पाठक को यह दिखा रहा है कि आज के रिश्तों की क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई रह गई है आज के रिश्तों में। आज के रिश्ते केवल ज़रूरतों से जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनमें रागात्मक संबंधों की समाप्ति हो चुकी है और इसी मुद्दे को उठाना कहानीकार का उद्देश्य है, जिसमें कि कहानीकार पूरी तरह से सफल कहा जा सकता है। तो ये है हमारी आज की कहानी अब उठूंगी राख से। उम्मीद है आपको यह कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।